हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका स्वागत है, जहां पर हमने 35 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस सीरीज के जो अदर पार्ट्स हैं जो हमने अभी तक कवर किए हैं वो नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लीजिए। गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। रूल नंबर 36 आज हम डिस्कस करेंगे 36 to 40। 5 रूल्स वी विल डिस्कस टुडे अबाउट और रिलेटेड टू सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 36 रूल क्या है? टू सब्जेक्ट्स मतलब दो क्या हो, सब्जेक्ट हो, कर्ता हो किसी भी सेंटेंस में, और दोनों की क्या हो, दोनों कैसे जुड़े हुए हो, कनेक्टेड विद एज वेल एज। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो एंड से, कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हो, उस वाले सब्जेक्ट को या उन दो सब्जेक्ट्स को हमने अभी तक डिस्कस किया है, पढ़ा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कनेक्टेड विद एज वेल एज, यानी दो सब्जेक्ट है और दोनों, एक तो एज वेल एज से पहले आया है और एक एज वेल एज के बाद आया है। ये वाला अगर स्ट्रक्चर बनता है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब हमारे पास जो दो सब्जेक्ट होंगे, जो एज वेल एज से पहले एक होगा और इसके बाद एक होगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, यानी जो पहला सब्जेक्ट होगा एज वेल एज से पहले, उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, एग्जाम्पल के जरिए से हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द पब्लिशर, ये पहला सब्जेक्ट है, एज वेल एज इससे कनेक्टेड है दूसरा सब्जेक्ट द राइटर्स, यानी जो द पब्लिशर है, प्रकाशित करने वाला है, और एज वेल एज द राइटर्स, और जो राइटर्स है, लिखने वाले हैं, हैज कम, आ गए हैं, पहुंच गए हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर देखिए आप, द पब्लिशर क्या है, सिंगुलर नाउन है, एज वेल एज के बाद द राइटर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन हेज का प्रयोग किया है, किसका, हेज, और हेज सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो हेज के साथ V3 आती है, हमने V3 का यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें कि ये सिंगुलर नाउन है लेकिन द राइटर्स प्लूरल नाउन है, फिर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये गिवन है कि अगर यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के जो वाक्य का पहला सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो पब्लिशर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आ गई है, हैज। अगर आप यहाँ पर द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव कम का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द राइटर्स, ये पहला सब्जेक्ट हो गया ऑफ द सेंटेंस, एज वेल एज द पब्लिशर, ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज वेल एज से कनेक्टेड है दोनों नाउन। अब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि राइटर्स हैं, और पब्लिशर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, आर का। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक, मतलब जो लेखक है और जो उसी तरीके से जो पब्लिशर है, प्रकाशित करने वाला है, दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा यानी कि उत्साह, उत्तेजित है, किसको, इस किताब को प्रकाशित करने के लिए, दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं किताब को प्रकाशित करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, राइटर्स प्लूरल नाउन है और पब्लिशर सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने आर का प्रयोग किया है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है, उसी के मुताबिक हमने आर का प्रयोग किया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे तो राइटर्स प्लूरल है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। अगर बात यह होती द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, तो हम लिखते इज एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अगर पब्लिशर पहला सब्जेक्ट बनता तो यहाँ पर वो सिंगुलर नाउन होता और उसी के मुताबिक हमने वर्ब का प्रयोग करना था। गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दो सब्जेक्ट हो एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो हम वर्ब का प्रयोग, पहला जो सब्जेक्ट होगा एज वेल एज से पहले, उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। दोनों एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी।
रूल नंबर 37 देखिए, दो सब्जेक्ट हो और कनेक्टेड विद आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और इन चारों में से किसी एक के साथ जुड़े हुए हो। दो सब्जेक्ट हो, पहली बात ये याद रखनी है, और ये जब भी स्ट्रक्चर बनते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और इनके साथ हमेशा दो नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनके साथ एक सिंगल नाउन का ही प्रयोग हो और ये दोनों शब्द प्रयोग कर लिए जाए किसी भी वाक्य में। तो हम देखते हैं कि कोई भी दो नाउन होंगे या सब्जेक्ट होंगे, वो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और से जुड़े हुए हो और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हुए हो। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे पूरा ही चेंज हो गया है। अभी हमने एज वेल एज वाले कॉन्सेप्ट में क्या देखा, वहां पर हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा जो कि एज वेल एज से पहले होगा, उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकंड सब्जेक्ट मतलब आइदर के बाद आने वाला, नाइदर के बाद आने वाला, नॉट ओनली के बाद आने वाला, और के बाद आने वाला। मतलब ये जो दो दो शब्द दिख रहे हैं उनमें पहले के बाद आने वाला जो दूसरा होगा उसी के हिसाब से हमें वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से देखिए, नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी। अब ये यहाँ पर नाइदर आ गया और नॉर आ गया, तो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, आई सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो हम किसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस वाली लाइन के हिसाब से हमें समझना चाहिए। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हमें आई के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने वॉज का प्रयोग किया है, जबकि हम जानते हैं ही के साथ भी वॉज का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वॉज का प्रयोग आई के हिसाब से किया गया है, ना कि ही के हिसाब से। कॉन्सेप्ट असल में यही है। अगर यहाँ पे होता नाइदर यू नॉर आई वॉज गिल्टी, ना ही तुम और ना ही मैं क्या है, मुजरिम थे। मुजरिम मतलब गलत पाए गए थे। तो आप यहाँ पर देखिए नाइदर नॉर, इन दोनों के साथ दो सब्जेक्ट आए हैं, ही और आई, तो हमें सेकंड जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना है, नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी। ओके, पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, यानी कि या तो पिता या उसके बेटे वर पनिश्ड, या तो यानी कि पिता को सजा दी गई या फिर बेटों को। तो हम क्या देख रहे थे, आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, या तो पिता को या फिर उसके बेटों को क्या किया गया, सजा दी गई, उसे दंडित किया गया, उसे सजा दी गई। अब यहाँ पर देखिए आइदर द फादर, आइदर आ गया, द फादर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, हिज सन्स है। क्या है, हिज सन्स। तो ये और के बाद आया है, आइदर और सेकंड सब्जेक्ट आया है। हमें क्या कहा गया है कि सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया है। अगर हम फादर के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वॉज आना चाहिए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हिज सन्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली साकिब बट आल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर। सिर्फ साकिब ही नहीं बल्कि उसके जो भाई थे वो भी वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे। अब यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, साकिब, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। हिज ब्रदर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और साकिब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं, नॉट ओनली सारा बट संगीता इज आल्सो ऑनेस्ट। यहाँ पर आप देखिए नॉट ओनली बट आल्सो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर में आया है। यहाँ पे तो नॉट ओनली एक जगह आया है, बट आल्सो एक जगह आया है, लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली सारा, ना सिर्फ सारा बल्कि संगीता भी क्या है, ईमानदार है। नॉट ओनली सारा बट संगीता इज आल्सो ऑनेस्ट, तो हमें कहा गया है सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, इसका, जो कि सिंगुलर वर्ब है। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू और ही वॉज पंक्चुअल। यू और ही वॉज पंक्चुअल, या तो तुम या वो पंक्चुअल थे, मतलब
टाइम के समय के पाबंद थे। अब यू के साथ तो क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें सेकंड जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया है। यू और ही वॉज पंक्चुअल। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट। यानी कि दो सब्जेक्ट हो और जुड़े हुए हो किन से, या तो आइदर और से, या नाइदर नॉट से, या नॉट ओनली बट आल्सो से, या फिर और से। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हो किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता हो, तो हम जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। रूल नंबर 38 देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, ये वाले शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन काउंट किए जाते हैं, समझे जाते हैं, माने जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, ये एक दूसरा फैक्ट है, मतलब इनका प्रयोग किया जाता है आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, मतलब इनसे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके बारे में ये अतिरिक्त जानकारी देंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन विच प्लेस्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है कि इनसे पहले जो नाउन प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब हु से पहले, विच से पहले, दैट से पहले जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से बात को समझिए। द गर्ल हु इज पेंटिंग इज माई डॉटर, यानी लड़की जो पेंटिंग कर रही है मेरी बेटी है। अब यहाँ पर द गर्ल नाउन हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, पेंटिंग मेन वर्ब है, इज माई डॉटर। तो यहाँ पर देखिए आप, हु के बाद जो इज का प्रयोग किया गया है वो द गर्ल के हिसाब से किया गया है। द गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, द गर्ल्स हु आर पेंटिंग आर माई डॉटर्स, यानी कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो पेंटिंग कर रही हैं, आर माई डॉटर्स, मेरी बेटियां हैं। तो यहाँ पर द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने यानी कि किसके बाद, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद किसका प्रयोग किया है, आर का, क्योंकि अगर द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, वर्ब का। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इट्स आई हु हैव रिटन दिस लेटर, ये मैं हूं जिसने ये लेटर लिखा है, ये मैं हूं जिसने ये लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है। तो इट्स आई हु हैव रिटन दिस लेटर। अब देखिए यहाँ पर इट्स आई, इट के साथ हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ हु से पहले आई का प्रयोग किया गया है, और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैव हमें वर्ब का प्रयोग करना था तो हमने हैव का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि हैव आई के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग किया जाता है, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो कॉन्सेप्ट गिवन है उसको एग्जाम्पल से मिलाकर देखिए कि हु, विच, दैट, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी वाक्य में आए, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, और ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आते हैं, ये बात याद रखनी है। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन विच प्लेस्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब इन शब्दों से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होंगे उन्हीं के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर देख लीजिए, द गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज सिंगुलर वर्ब है, द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर प्लूरल वर्ब है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ हमेशा यानी कि हैव का प्रयोग होता है, हैज का नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है। मीन्स कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट होंगे उन्हीं के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो। पहली कंडीशन क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, और प्रोनाउन के पहले आल्सो का प्रयोग हुआ हो। ओके, स्ट्रक्चर ऐसे बैक साइड में जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले क्या, नाउन या प्रोनाउन, और उससे पहले क्या, आल्सो का प्रयोग, मतलब आल्सो नाउन या प्रोनाउन और फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो आल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब इससे पहले, आल्सो से पहले जो यानी कि नाउन
या प्रोनाउन। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आल्सो हो गया और ये नाउन या प्रोनाउन हो गया और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उससे पहले जो आल्सो होगा, उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी के मुताबिक हम तो आल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब इसके मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि इनके मुताबिक। याद रखना है आल्सो से पहले जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ सकता है। सर्व द नेशन यानी कि वो छात्र आल्सो सर्व द नेशन यानी कि अपने देश को क्या करते हैं, सर्व करते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, जो गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स हैं, क्या है, स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल नाउन है। ओके, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कहा गया कि ये वाला जो है नाउन प्रोनाउन, उसके बाद आल्सो, ये हमारा यहाँ पर आ गया आल्सो। अब थर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ये आ गया हमारा नेशन जो कि सिंगुलर नाउन है। अब हमें देखना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर वर्ब आया है जो कि वर्ब है। अब हम वर्ब किसके मुताबिक लगाएंगे, तो हमने कहा कि वर्ब को हम ये जो नाउन प्रोनाउन है आल्सो से पहले आएगा उसके मुताबिक लगाना है। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल नाउन है उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर वर्क का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर वर्क्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हमने वर्ब का प्रयोग किया है। द स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन, यानी कि वो छात्र भी नेशन के यानी कि उसमें तरक्की में सहयोग करते हैं या भागीदारी है, जो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। वेलफेयर ऑफ द पुअर यानी कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो गाइज आपको समझ में आया होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बैक टू बैक जाने का, उसको आप याद रखिए। रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, और उससे पहले आल्सो, और उससे पहले नाउन या प्रोनाउन। अगर ये वाला स्ट्रक्चर किसी भी वाक्य में हो तो हम जो पहला नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस, वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि हमने वर्ब का किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, यानी कि दे आल्सो नीड पनिशमेंट, उन्हें यानी कि पनिशमेंट की जरूरत है, मतलब मिलनी चाहिए। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, जो यानी कि जुर्म के जिम्मेदार है, जो गुनाह के जिम्मेदार है, जो किसी यानी कि घटना के, अपराध के क्या है, अपराधी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट, सजा मिलनी चाहिए, या उनको जरूरत है सजा की। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। ये वाला स्ट्रक्चर अपनाइए आप। बैक टू बैक जाते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन, चलो ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया जो कि हु है। अब इससे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे देखना है। तो यहाँ पनिशमेंट है, पनिश एक वर्ब के तौर पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, मतलब सजा देना, लेकिन पनिशमेंट एक उसका नाउन फॉर्मेट है। अब यहाँ पर देखिए, यह आ गया हमारा नाउन। अब इससे पहले आल्सो का प्रयोग देखना है, ठीक है, यहाँ पर आल्सो का भी प्रयोग किया जा चुका है। अब उससे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन में से देखना है। तो देखते हैं हम, दे क्या है, प्रोनाउन है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इसके मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमने आर का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जैसे ही आल्सो नीड पनिशमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता। आई आल्सो नीड पनिशमेंट हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, अगर आई होता तो यहाँ पर एम का प्रयोग किया जाता। तो आई थिंक बैक टू बैक जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आसानी से हल कर सकते हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन है, उससे पहले आल्सो का प्रयोग हुआ है, और उससे पहले नाउन या प्रोनाउन है, अगर उसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसी के मुताबिक हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद की वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसी के मुताबिक उसका प्रयोग
करेंगे। नेक्स्ट नोट देखिए आप, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है उसी नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, अगर आपको ये लाइंस याद नहीं होती है तो कोई डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो ये है कि जिन चीजों के लिए, जिन संज्ञाओं के लिए, जिन नाउन या प्रोनाउन के लिए यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उन्हीं के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, वो एग्जांपल्स जो हमने अभी देखे हैं लास्ट स्लाइड्स में, उन्हीं को सामने रखते हुए हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, हु के बाद इसका प्रयोग हुआ गर्ल के लिए, और गर्ल को रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है, तो यहाँ पर गर्ल के लिए इसका प्रयोग हो गया। यहाँ पर देखिए द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे आर आया है। अब यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए आया? द गर्ल्स के लिए आया है, तो उसी के मुताबिक हमने वर्ब का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आई के लिए आया है और आई के मुताबिक ही हमने हैव का प्रयोग कर दिया है, जो कि सही यूज है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आल्सो सर्व द नेशन हु किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए आया है, तो उन्हीं के मुताबिक हमने वर्क जो कि एक प्लूरल वर्ब है उसका प्रयोग कर दिया है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए, उसी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं नोट के तौर पे। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाला स्ट्रक्चर अगर किसी सब्जेक्ट का बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? वन ऑफ द आए पहले, उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो हम क्या करेंगे? यूज प्लूरल वर्ब। ओके, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। एग्जांपल से समझिए, डोंट यूज सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ, यानी वन ऑफ द को देखकर हमें किसका प्रयोग? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है वन ऑफ को देखते हुए। ओके गाइस, ये याद रखना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है वन ऑफ द को देखते हुए। हमें प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जांपल से बात को समझते हैं। साहिल इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस, यानी टाटा प्रेस में काम करने वाले मेरे दोस्तों में साहिल एक है। अब साहिल इज वन ऑफ, अब यहाँ पे वन ऑफ को देखकर हम इस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। साहिल इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यानी कि साहिल मेरे दोस्तों में से एक है जो आर वर्किंग इन टाटा प्रेस, जो क्या है? टाटा प्रेस में काम कर रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चर याद रखना है। वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, वन ऑफ आ गया, इसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने वो कर दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फारिस इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास, यानी कि फारिस उनमें से है जो मुझे यानी सलाह देता है कि क्लास नहीं जाना है, मतलब क्लास अटेंड नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए फारिस इज वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद दोज प्लूरल प्रोनाउन आ गया और हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो हमें अब वर्ब कौन सी प्रयोग करनी थी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना था, तो हमने यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग किया है। मतलब एडवाइस प्लूरल वर्ब है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हमें प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो एडवाइस की है उसका प्रयोग करते। आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वन ऑफ द को लेकर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन अगर इसके बाद आया है तो हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके गाइस, रूल नंबर 39 देखते हैं। अरिथमेटिक के हिसाब में, मतलब जो गणित का है और ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ही फंडामेंटल जो चीजें हैं वो याद रख लीजिए। वो क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो सम होता है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, अरिथमेटिक मैथ में, तो उसके लिए हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करें? ये 2-3 सेंटेंसेस है, बहुत मशहूर है इंग्लिश में और कंफ्यूजनल भी है बहुत ज्यादा, यानी कि छात्रों को कंफ्यूज कर देते हैं।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है कि हिसाब में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब इन ट्रेंड। यहाँ पर एक्लूसेंट के मुताबिक एक बात कही गई है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना ट्रेंड में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज बेटर। अगर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो बेटर है क्योंकि ये ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं तो वो कोई गलत नहीं ठहरा सकता, मतलब उसका आपको कोई गलत यानी कि आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 मिलकर क्या 4 बनाते हैं, मतलब 2 + 2 = 4। हम ये जो बोलते हैं वही वाला इंग्लिश का उस्लूब है, इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों हुआ है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं दो सब्जेक्ट जो कि एंड से जुड़े हुए हो उनके मुताबिक हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पोकन में या इंग्लिश लैंग्वेज में इसके साथ दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो 2 and 2 makes 4 ये भी सही है, 2 and 2 make 4 ये भी सही है, 5 + 5 is 10, 5 और 5 क्या होते हैं 10 होते हैं, ये भी सही है, 5 + 5 are 10 ये भी सही है। यहाँ पर देखिए मैक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और मैक क्या है, प्लूरल वर्ब है। उसी तरीके से इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, उसी तरीके से आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है हिसाब में, मतलब अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स में, सम में जो हम प्रयोग करते हैं वहां पर सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 40 देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, ये जो नंबरिंग है इस तरीके से उसको कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एडजेक्टिव्स मतलब ये किसी चीज से पहले, किसी नाउन से पहले आकर ये उसकी संख्या बताते हैं या हाँ संख्या का ही ज्ञान देते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन इन्हें कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। हम इस तरीके जो स्थान बयान करते हैं, स्थान बताते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स इनका और प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो, प्लूरल नाउन यूज्ड फॉर सर्टेन अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट, इनको बताने के लिए अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ओके गाइस, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज है, मतलब आपको स्ट्रक्चर को देखकर ही अंदाजा लगाना होगा कि यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किस हिसाब से हुआ है, यानी कि सर्टेन अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट बताने के लिए हुआ है या फिर किसी प्लूरिस्टिक सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल से समझिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 रुपीज इज वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि जो 5 रुपए हैं वो बहुत ही कम अमाउंट है। यहाँ पर 5 रुपीज क्या है, एक अमाउंट के तौर पर प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब मतलब इसका प्रयोग किया है। सिंगुलर वर्ब हो गई इज, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 रुपीज है वो प्लूरल काउंट नहीं हो रहे हैं बल्कि सिंगुलर, क्योंकि सर्टेन अमाउंट को यहाँ पर बताया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, 2 tons ऑफ कॉल इज नॉट एनफ फॉर हिम, यानी कि कॉल के 2 टन यानी कि काफी नहीं है उसके लिए। अब 2 tons ऑफ कॉल, यहाँ पे जो 2 tons ऑफ कॉल है ये क्या है, सर्टेन वेट है। क्या है, सर्टेन वेट है, उसको बताने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, तो हमने इसका प्रयोग किया है। 6 years इज लॉन्ग पीरियड, यानी 6 साल, यहाँ पे एक यानी कि क्या बोलेंगे, सर्टेन पीरियड बताया गया है। 6 years इज लॉन्ग पीरियड, यानी 6 साल एक लंबा अरसा होता है, एक लंबी मुद्दत होती है। तो ये हमने देखा कि ये सिंगुलर काउंट होगा, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया है। 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस को बताया गया है कि 40 किलोमीटर्स जो 40 किलोमीटर होता है वो एक लंबी क्या है, दूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया है और इसी के मुताबिक इसका प्रयोग किया है। लास्ट एग्जांपल देखिए, 60 मीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डील, यानी कि जो 60 मीटर्स है वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ज्यादा कोई लंबी दूरी या लंबी नहीं है। हाइट यहाँ पर बताई गई है, हाइट के बारे में 60 मीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डील। तो यहाँ पर हम सारे एग्जाम्पल्स में क्या देख रहे हैं,
कि एक सर्टेन अमाउंट है, वेट है, पीरियड है, डिस्टेंस है, हाइट है, ये बताई गई है, इसीलिए इनके साथ हमने इज का प्रयोग किया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। और अगर यहां पर इस तरीके से इसका प्रयोग ना हुआ हो तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखिए नोट में, 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पर 50 रुपीज आया है। लास्ट जो स्लाइड हमने देखी वहां पर क्या था कि हमने 5 रुपीज इज वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि 5 रुपए है वो बहुत ही कम अमाउंट है। लेकिन अगली वाली स्लाइड में देखिए आप किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। 50 रुपीज आर, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो शब्द है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, वो मतलब वो जो 50 रुपीज है ना, उसका अर्थ इस तरीके से बता रहा है कि छात्रों में 50-50 रुपए क्या किए जाएंगे? तकसीम किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जब इस तरीके से यानी किसी अमाउंट का प्रयोग होगा तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। 6 months have passed since he came here, मतलब उसे यहाँ आए हुए 6 महीने गुजर गए हैं, मतलब वो 6 महीने से यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप 6 months has passed since he came here नहीं आएगा, बल्कि have आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये पास्ड ये सिंस के लिए नहीं, स्पेशली सिंस यहाँ पर है, वाक्य में तो है, लेकिन पास्ट गुजर गया है। यहाँ पर महीनों को इस तरीके से बताया गया है, एक वो नहीं है, पीरियड नहीं है, बल्कि एक टाइम है इस तरीके से कि 6 महीने जो है वो प्लूरिस्टिक सेंस के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग कर रहे हैं। गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए। ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो नेक्स्ट नोट में है उसको आप दोबारा देखिए। ये एक लिंग्विस्टिक सेंस वाली बात है, आप सेंटेंस को देखकर ही समझेंगे कि यहाँ पर सर्टेन अमाउंट, हाइट, पीरियड, डिस्टेंस इसकी बात हुई है या फिर यानी प्लूरल सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आई थिंक यानी कि अगर इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा और उसे कवर करना होगा तो आपको भी टाइम देना होगा, मुझे भी टाइम देना होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप यानी कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।